नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस को कोरोना महामारी से निपटने में सहायता देने के लिए भरोसा दिलाया है। इधर देश में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली पीसीआर जांच की संख्या 50 लाख के पार चली गई है। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कल मंत्री समूह की 16वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर विभिन्न विकल्पों की कल समीक्षा की। साथ ही ये भी जानेंगे कि राज्यसभा की सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर विभिन्न विकल्पों की कल समीक्षा की। सभापति एम वेंकैया नायडू की ओर से बुलाई गई इस बैठक में दोनों सदनों के महासचिवों ने उन्हें और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी। संसद के आगामी मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को विभिन्न विकल्पों की समीक्षा की। इस दौरान दोनों सदनों के महासचिवों ने राज्यसभा और लोकसभा के अलावा संसद के केंद्रीय कक्ष और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में बैठने की क्षमता के आकलन के परिणामों की सूचना भी दी। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के मुताबिक राज्यसभा चैम्बर लगभग 60 सदस्यों को समायोजित कर सकता है, वहीं लोकसभा चैम्बर और सेंट्रल हॉल 100 से अधिक सदस्यों के लिए पर्याप्त है। उन्होंने बताया कि अगर कुछ सदस्यों को दीर्घाओं में समायोजित किया जाए तब भी बैठने की कुल क्षमता आवश्यकता से बहुत कम होगी। एक अन्य विकल्प पर भी चर्चा की गई कि केवल उन सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए जिनकी दैनिक आधार पर भागीदारी आवश्यक है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार दोनों सदनों के चेंबर्स में समायोजित किया जा सकता है। सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों शीर्ष अधिकारियों को दोनों सदनों की व्यावसायिक नियमावली, अन्य तकनीकी मुद्दों के अनुसार दोनों सदनों की कार्यवाही में सदस्यों की आभासी भागीदारी को सुनिश्चित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विस्तार से आकलन करने का निर्देश दिया। वहीं संसदीय समितियों की आभासी बैठकों के बारे में ये जानकारी दी गई कि ऐसी बैठकों के बारे में नियमों में किसी भी बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव रखा जाना आवश्यक है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 10 राज्यों से कुल 24 सीटों के लिए चुनाव कराया जाना है। माना जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद राज्यसभा में गठबंधन के आंकड़ों में बदलाव होगा। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार नबाम रेबिया ने ही सिर्फ नामांकन दाखिल किया है, लिहाजा उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का काम मंगलवार को पूरा हो गया। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आखिरी दिन पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। कर्नाटक से ही बीजेपी के उम्मीदवार इराना कडाडी और अशोक गस्ती ने भी पर्चा दाखिल किया। सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 जून है। 19 जून को होने वाले इस चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 3-3, झारखंड से 2 और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से 1-1 सीट के लिए चुनाव होने हैं। राज्यसभा की कुल 24 सीटों के लिए जो उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं उनमें कई दिग्गज भी शामिल हैं। कर्नाटक से कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, बीजेपी के इराना कडाडी और अशोक गस्ती चुनावी मैदान में हैं। गुजरात से देखें तो बीजेपी के अभय भारद्वाज, रमीलाबेन बारा और नरहरी अमीन की किस्मत दांव पर है। वहीं कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी भी चुनाव मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की किस्मत भी दांव पर है।
मतदान 19 जून सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और चुनाव परिणाम उसी दिन शाम को जारी किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 22 जून तक का समय तय किया है। इससे पहले ये चुनाव मार्च में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते चुनाव तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। राज्यसभा में राजनीतिक दलों की सीटों के गणित को देखें तो फिलहाल उच्च सदन में कुल 224 सांसद हैं और इनमें बीजेपी के 75 समेत एनडीए के कुल 91 सदस्य हैं। वहीं यूपीए के पास कांग्रेस के 39 सदस्यों समेत कुल 61 सांसद हैं, जबकि गैर एनडीए और गैर यूपीए के सदस्यों की कुल संख्या 68 है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली पीसीआर जांच की संख्या 50 लाख के पार चली गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2,66,000 के पार चले गए हैं। आईसीएमआर के अधिकारियों ने बताया कि 9 जून तक 50,30,700 नमूनों की जांच की गई है। सुबह 9 बजे तक पिछले 24 घंटे में 1,41,682 नमूनों की जांच की गई है। जांच करने की क्षमता प्रतिदिन बढ़ाकर 1.4 लाख की गई है। 553 सरकारी और 231 निजी प्रयोगशालाएं जांच में लगी हुई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कल मंत्री समूह की 16वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान देश में कोरोना की स्थिति, महामारी से निपटने के लिए तैयारियों, किए जा रहे सुरक्षात्मक उपायों और रणनीति पर व्यापक चर्चा की गई। मंत्री समूह के उच्च स्तरीय बैठक में देश के सभी राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा लॉकडाउन ने कोरोना के खिलाफ जंग में किस तरह से मदद की, इस पर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत इस समय बाकी दुनिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, लेकिन अभी भी भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश इस वक्त अनलॉक 1.0 में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में देश को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमें कोविड-19 के खिलाफ सोशल वैक्सीन को नहीं भूलना चाहिए। शारीरिक दूरी, मास्क का प्रयोग, मुंह को ढकने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। बैठक में आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना से जंग में महत्वपूर्ण हथियार करार दिया गया। देश में आरोग्य सेतु ऐप का 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में मजबूत होते स्वास्थ्य ढांचे पर भी बैठक में चर्चा हुई। देश भर में 958 अस्पताल कोरोना वायरस से दिन रात मुकाबला कर रहे हैं। देश भर में 1,67,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 21,000 से ज्यादा आईसीयू बेड और 73,000 से ज्यादा बेड ऑक्सीजन आपूर्ति सुविधा से लैस हैं। 2300 से ज्यादा हेल्थ सेंटर हैं जहां कोविड-19 के मरीजों का इलाज चल रहा है। इन सेंटर्स में 1,33,000 से ज्यादा आइसोलेशन बेड, 10,000 से ज्यादा आईसीयू बेड और 40,000 ऑक्सीजन आपूर्ति वाले बेड हैं। 7,500 से ज्यादा कोविड केयर सेंटर में 7 लाख से ज्यादा बेड कोविड-19 से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार कोविड-19 की लड़ाई में राज्यों की मदद कर रही है। अब तक केंद्र ने राज्यों को 1 करोड़ 28 लाख N95 मास्क उपलब्ध कराए हैं, तो 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा PPE किट भी राज्यों को भेजी गई है। बैठक में देश में जांच के लिए लैब के आंकड़ों पर भी चर्चा की गई। आज देश भर में 784 लैब काम कर रही हैं। देश में अब तक 49 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ने में कामयाब रहा है और आगे सरकार इन तैयारियों को लगातार ज्यादा मजबूती देने पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों की लगातार मदद कर रही है। इसी कड़ी में 15 राज्यों के 50 से अधिक जिलों और नगरीय निकायों में केंद्रीय विशेषज्ञ टीमें भेजी गई हैं। कोविड-19 के मामलों के रोकथाम और प्रबंधन के उपायों में केंद्रीय टीमें राज्य सरकारों की मदद कर रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 से अधिक जिलों और नगरीय निकायों में जहां कोरोना के मामलों की तेज गति देखी जा रही है, वहां उच्च स्तरीय बहुविशेषज्ञ केंद्रीय टीमों को तैनात किया है, जो राज्यों को कोविड-19 के प्रकोप के प्रबंधन और तकनीकी सहायता देंगी। ये टीमें महाराष्ट्र के 7, तेलंगाना के 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5 और असम के 6 जिलों में और नगर पालिका में तैनात की गई हैं। इनके अलावा हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी ये टीमें काम कर रही हैं। हर 3 सदस्यीय टीम में 2 स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और 1 वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं। ये दल तैनात जिलों और शहरों के भीतर कोरोना के मामलों के रोकथाम के उपायों, कुशल उपचार और क्लिनिकल प्रबंधन के काम में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रहे हैं और पीड़ित इलाकों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय दल राज्यों के सामने आने वाली परीक्षण से जुड़ी अड़चनों, बढ़ते मामले, दोगुना होने की दर, मृत्यु दर और मरीजों के लिए बिस्तर की कमी जैसे चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह है कि इन जिलों और नगर पालिकाओं को नियमित रूप से केंद्रीय टीमों के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके और जमीन पर त्वरित कार्रवाई, अधिक कारगर रणनीति को अपनाया जा सके। हालांकि कई जगह पहले ही जिला स्तर पर चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारी की कोर टीम काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई। बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली में कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं और आने वाली चुनौतियों से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। इसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पर्याप्त विश्लेषण के बाद केंद्र सरकार ही सामुदायिक संक्रमण के बारे में कोई घोषणा करेगी। मनीष सिसोदिया ने राजधानी में सरकारी और निजी अस्पतालों को केवल दिल्ली के नागरिकों के लिए आरक्षित रखने के लिए अपनी सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जुलाई के आखिर तक लगभग 80,000 बिस्तरों की आवश्यकता के अनुमान पर यह फैसला लिया गया था। उपराज्यपाल ने कल दिल्ली सरकार के इस फैसले को पलटते हुए हर व्यक्ति को सभी अस्पतालों में इलाज की अनुमति दी थी। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और यहां अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने एक फैसले के तहत 22 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स की संख्या 20% से ज्यादा बढ़ाने का आदेश दिया है। इन अस्पतालों में अपोलो, बत्रा, फोर्टिस, मैक्स, बीएल कपूर, महाराजा अग्रसेन, वेंकटेश्वर जैसे नाम शामिल हैं। उनमें अभी 1441 कोरोना बेड्स हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 3456 कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि दिल्ली के 50 बेड से ज़्यादा क्षमता में जितने भी अस्पताल, नर्सिंग होम्स हैं, वो 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करें। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे। उसे देखते हुए अब दिल्ली सरकार के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि प्रगति मैदान, तालकटोरा स्टेडियम जैसी जगहों को कोरोना वायरस रोगियों के लिए बना देना चाहिए। I have given directions to identify areas where we can have large makeshift facilities. For example, Pragati Maidan, Indira Gandhi Stadium, Tyagaraja Stadium, Jawaharlal Nehru Stadium, etc. We also plan to utilize banquet halls, marriage halls, etc. to ramp up the facilities. The key thing to remember is that most of the patients require oxygenated beds rather than ICU.
facilities. Thus, my instructions to all concerned in SDMA is to provide facility with oxygenated beds as per all possible scenarios. रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए 10 जून यानी आज तक श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए राज्यों से अपनी मांग उपलब्ध कराने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप रेलवे किसी अतिरिक्त मांग की स्थिति में प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए राज्यों के आग्रह पर 24 घंटे के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराएगा। रेलवे ने कहा कि जरूरत रहने तक श्रमिक ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा और अब तक 4,347 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को प्रवासी मजदूरों को 15 दिन के अंदर उनके घर भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और राज्यों को उनकी स्किल मैपिंग कर रोजगार मुहैया कराने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन की वजह से देश भर के विभिन्न राज्यों में जहां तहां फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों की ओर से ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मुहैया कराई जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान सड़क यात्रा कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों और मुकदमों को वापस लेने का भी निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सहायता केंद्र बनाएं, जहां उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हो। इसके साथ ही उनकी स्किल मैपिंग की जाए जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस को कोरोना महामारी से निपटने में सहायता प्रदान करने का भरोसा दिलाया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों की सरकारों की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास संभावित वैक्सीन के प्राप्त होते ही उसका निर्माण करने सहित किफायती औषधीय उत्पादों का निर्माण करने की क्षमता मौजूद है और समूची मानवता के कल्याण के लिए इसका उपयोग जारी रखा जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आवश्यक औषधीय उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत सरकार के कदमों की सराहना की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं में हाल के वर्षों में हुई प्रगति पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत फिलीपींस को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर देखना चाहता है। प्रधानमंत्री ने फिलीपींस के आगामी राष्ट्रीय दिवस के लिए राष्ट्रपति दुतेर्ते और फिलीपींस की जनता को शुभकामनाएं भी दी। सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फोरे ने आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सेशेल्स राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में उन्होंने सेशेल्स की जनता की ओर से आवश्यक दवाओं की दूसरी खेप भेजे जाने के लिए भारत का आभार जताया है।
भारतीय नौसेना का पोत INS केसरी आवश्यक चिकित्सा सामग्री की दूसरी खेप लेकर रविवार को सेशेल्स पहुंचा और भारत सरकार के मिशन सागर के तहत चिकित्सकीय सामग्री सौंपी गई। इनमें उच्च या निम्न रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोगों जैसी आम बीमारियों से निपटने में सहयोगी आवश्यक दवाइयां शामिल थीं। भारत सरकार ने चिकित्सकीय खेप के अलावा सेशेल्स की स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी को 2 एयर इवैक्यूएशन पॉड भी दान किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपात ऋण गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की कल समीक्षा की। दिल्ली में इन बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में उन्होंने बहुत कम समय में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण को मंजूरी देने की सराहना की। उन्होंने शाखा स्तर पर बैंक अधिकारियों को ऋण लेने वालों तक स्वयं पहुंचने और ऋण की प्रक्रिया को सरल बनाने की सलाह दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को प्रत्येक योग्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को ऋण देने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सभी तरह की कंपनियों को ऋण दिया जाना चाहिए और इसे सिर्फ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड-19 महामारी के कारण मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत वर्तमान स्थिति में राहत देने के लिए परमिट के नवीनीकरण, शुल्क और करों में छूट देने पर विचार करें। जल्द ही निजी कंपनियां अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों के लिए इसरो की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी और उन्हें उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के लिए समान मौका दिया जाएगा। साथ ही उपग्रहीय अन्वेषण और बाह्य अंतरिक्ष के सफर की भावी परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए रूस में प्रशिक्षण पा रहे 4 अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुआ है। अब NCERT के सभी टीवी चैनल पर 1ली से 12वीं कक्षा तक के लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में मंगलवार को NCERT और रोटरी इंडिया के बीच इससे संबंधित एक करार पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्यादान 2.0 के अंतर्गत रोटरी इंडिया कक्षा में 1 से 12 के सभी विषयों के लिए NCERT को हिंदी भाषा में कंटेंट उपलब्ध कराएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौता ज्ञापन से कोविड-19 महामारी के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगी। तमिलनाडु सरकार ने कोविड महामारी के कारण इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सभी छात्रों को परीक्षा में पास माना जाएगा। छात्रों को 80% अंक त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर और 20% अंक स्कूल में उपस्थिति के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। वहीं पुडुचेरी में भी 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा और 12वीं कक्षा के एक शेष विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि तमिलनाडु की तर्ज पर पुडुचेरी में भी ये परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं क्योंकि पुडुचेरी में तमिलनाडु शिक्षा बोर्ड का अनुसरण किया जाता है। वंदे भारत मिशन के तहत यूरोप से स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीय अब स्थानीय दूतावास या उच्चायोग की सूची में नाम आने का इंतजार किए बिना सीधे एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट बुक करा सकते हैं। एयर इंडिया ने बताया कि यूरोप से भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों के लिए सीधे वेबसाइट से बुकिंग की सुविधा भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगी। हालांकि इसके लिए स्थानीय भारतीय दूतावास या उच्चायोग कार्यालय में व्यक्ति का पंजीकृत होना अनिवार्य है। और अब बात बीजेपी की जनसभाओं की, जिन्हें पार्टी कोरोना को देखते हुए वर्चुअल तरीके से कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और ओडिशा के बाद कल पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों और किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को वर्चुअल रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल को सोनार बांग्ला कहा जाता था, जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई देती थी, वो बंगाल आज बम के धमाकों, गोलियों की आवाज और लोगों की चीखों से सुन्न रह गया है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लागू नहीं होने दिया गया है। मित्रों, मैं आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों बंगालियों का आह्वान करना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों को आपने आजमाया है, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। एक 5 साल की सरकार के बाद बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा, टोलबाजी नहीं होगी, घुसपैठ नहीं कर पाएंगे, परिवारवाद समाप्त हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, हिंसा बंगाल की सीमाओं के बाहर हम छोड़ कर आएंगे। अमित शाह ने कहा कि यूपीए ने 10 साल में एक बार 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया, लेकिन आंकड़े कुछ और हैं। वहीं मोदी सरकार ने देश में 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 72,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस काम में सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमारा हिसाब मांगती हैं, तो वो हिसाब लेकर आए हैं। इसी तरह ममता बनर्जी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 10 साल का हिसाब देना चाहिए। और हर साल 6,000 रुपया पहुंचना, मगर फिर से बंगाल वाले आप ताली मत बताएं, क्योंकि किसानों का सूची जो राज्य सरकार ने केंद्र को देना चाहिए, ममता दीदी नहीं देती है। एक सूची भेज दो, मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं, शनिवार को सूची भेज दीजिए, हम सोमवार को पैसा भेज देंगे, हम तनिक मात्र देंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 13वें वित्त आयोग में बंगाल को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 1,32,783 करोड़ रुपया 5 साल में दिया था, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 19 तक 5 साल के अंदर 4,48,214 करोड़। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल का विकास हुआ है क्या? ये पैसे कहां गए? अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में करीब 4,300 ट्रेनों और सैकड़ों बसों के जरिए 1.25 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया, लेकिन प्रवासियों को लेकर आ रही ट्रेनों को ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस का नाम देकर बंगाली श्रमिकों का अपमान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने चक्रवात तूफान अम्फान और कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने को लेकर भी राज्य सरकार की कोशिशों को नाकाम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध निवारण कानून को और अधिक मजबूत बनाने के मकसद से 1955 के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। इस अध्यादेश के तहत यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल सत्र में होने पर इसे विधेयक के रूप में दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। इसका मकसद गोकशी की घटनाओं और गोवंश से जुड़े अपराधों को पूरी तरह से रोकना है। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क के पास ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल के कुएं में मंगलवार को भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कुएं में अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। जानकारी के मुताबिक हादसे में अब तक 6 लोग घायल हो गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसका फैसला उत्तराखंड सरकार और देवस्थानम बोर्ड ने लिया है। हालांकि अभी यात्रा में 30 जून तक राज्य के लोगों को ही जाने की अनुमति है। कोविड-19 के मद्देनजर अभी दूसरे राज्यों के निवासियों को यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। फिलहाल सीमित संख्या में ही यात्री जा सकेंगे। नए नियम के मुताबिक एक दिन में 3000 लोग दर्शन के लिए जा सकेंगे। बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग ही एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। आईसीसी ने टेस्ट मैच के दौरान किसी खिलाड़ी
में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को उतारने की अनुमति दे दी है, जबकि कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर खेलने के नियमों में अंतरिम बदलावों के तहत गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीमों को एक अतिरिक्त DRS भी मिलेगा, क्योंकि अब द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं में स्थानीय अंपायर होंगे। अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली समिति ने ये सुझाव दिए थे ताकि क्रिकेट बहाल होने पर कोरोना महामारी के चलते खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा खिलाड़ियों की जर्सी पर 32 इंच के अतिरिक्त लोगों को भी अनुमति दे दी गई है, ताकि कोरोना संकट के कारण आर्थिक नुकसान उठा रहे बोर्ड कमाई कर सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।